सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। भाई दीपा कैसी हो? और दिवाली तो खैर हो गई है और हम अपने श्रोताओं को दिवाली की शुभकामनाएं दे देते हैं बाद में ही सही। और देखो ये ऐसा त्योहार है ना कि इसकी शुभकामनाएं महीने भर तक चलती है। जब मिलते हैं तब उसकी शुभकामनाएं देते हैं और शुभकामनाएं तो हमेशा देती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि दिवाली में खूब मिठाइयाँ खाई गई है। ये वक्त ही ऐसा है ना कि यहाँ पर हाथ को भी ना रोकें, जबान को भी ना रोकें। बिल्कुल सही बात। और पता है आज कुछ ऐसी ही चीजें हैं। आज एक दिवस है जो विश्व श्रवण दृश्य विरासत दिवस है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो विरासत में मिली हुई चीजें हैं, सांस्कृतिक जो धरोहर है, तो इस तरह की एक धरोहर के रूप में हम आज इसको मना रहे हैं। तो ये दिवस के बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा आज हम घूमने चलेंगे। देखो बहुत सारे बच्चों के स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, छोटे बच्चों की, तो उनके माता पिता चाहते हैं भाई बच्चों को घुमा दिया जाए, तो चेन्नई भी घुमा जा सकता है। ये एक विकल्प आप ले सकते हैं। तो कहाँ कहाँ जाए हम उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे दीपावली की, तो भाई दिवाली जो है वो त्योहार तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस दीपावली में हम कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो उस पे थोड़ा उस पे चर्चा करेंगे और क्या हम कर सकते हैं अपने तौर पे। ये भी हम चाहेंगे कि हमारे श्रोतागण लिखें कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और रही बात उस दिन वो जो पल है जो बीत गया, वो दिन याद करो में, तो हम बात करेंगे जब फोन नहीं था। तब कैसे भाई जमाना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन वो वक्त कैसा था और आपका क्या अनुभव है, हम चाहते हैं हमारे श्रोतागण लिख के बताएं, साझा करें संदेशों के द्वारा। तो ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा संदेश आएंगे और उनके जो अनुभव होंगे वो पढ़कर जानकर सच में सभी को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। वो तो है ही। और जैसे दीपा हम बात कर ही रहे थे कि आज हम विश्व श्रवण दृश्य विरासत दिवस मना रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 27 अक्टूबर यानी आज के दिन 2005 को विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इसका आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। पूनम, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को दृश्य श्रव्य ध्वनियों के प्रति जागरूक कर सके और इससे जुड़े दस्तावेजों को के महत्व को जो है समझ में आया, हम सबको आए। और दस्तावेज से मतलब ये है कि पहले ऑडियो रिकॉर्ड के लिए ऑडियो टेप होता था और वीडियो के लिए वीडियो रील्स हुआ करते थे, जिसे आज डिजिटल माध्यम में बदलकर संरक्षित कर रहे हैं। सभी जगह हो रहा है ताकि पुरानी फिल्में जैसे हो गई हैं या गाने हैं या डॉक्यूमेंट्री जो है उनको सुरक्षित रखा जा सके। और इस काम के लिए दीपा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भारत का पहला राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य श्रव्य अभिलेखागार बनाया गया है, जिसमें भारत की अलग अलग सांस्कृतिक और कला का ऑडियो और विजुअल को ऑनलाइन संग्रह किया जा रहा है। और इसका मकसद है कि सांस्कृतिक विरासत को पहचान कर उसे संग्रहित करना। देखो वैसे तो इस दिन को बढ़ावा देने के लिए बहुत अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जैसे कई तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं और इस दृश्य श्रव्य संरक्षण के संस्थानों को उनसे जुड़े हुए लोगों से को सम्मानित भी किया जाता है आज के दिन। और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस को बढ़ावा देने के लिए प्रतीक चिन्ह है उसकी भी प्रतियोगिताएं, मतलब लोगों का एक कंपटीशन होता है, तो वो भी उसका भी आयोजन होता है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, दृश्य श्रव्य सोसाइटी, टीवी और रेडियो स्टेशनों और सरकारों के संयुक्त जो प्रयासों द्वारा स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। और महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के संरक्षण के महत्व पर पैनल चर्चा होती है, सम्मेलन होते हैं, सार्वजनिक वार्ता होती है। ये इस तरह के आयोजित किए जाते हैं, यहाँ तक कि फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाता है। और
श्रव्य दृश्य डॉक्यूमेंट्स जैसे जैसे कि फ़िल्म तुम बता रही थी, फ़िल्में हो गई, रेडियो है और टेलीविज़न के कार्यक्रम में हमारे महत्वपूर्ण और जो है बहुत महत्वपूर्ण ये हाँ, विरासत है। साझा जी। जी, और इसलिए इन सांस्कृतिक विरासत को बचाने में हम भी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि दीपा, हर साल ना इस दिवस को एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है ना। इस वर्ष का विषय है इंगेज्ड पॉज्ड थ्रू साउंड एंड इमेजेस, यानी कि बीते कल की यादों को तस्वीर और आवाज के माध्यम से जोड़ना। हमारा इतिहास फिल्म, वीडियो, ऑडियो और डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद है ना। इसे हम भविष्य की पीढ़ी के साथ साझा करना चाहते हैं ना, और उन्हें अपने बीते कल की यादों से जोड़ना चाहते हैं। तो देखो कितना ज़रूरी है बीता हुआ कल या बीता हुआ जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है वो बची रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी देखे कि कैसे कैसे विकास हुआ है। बिल्कुल। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला, नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी कितनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए हाँ हाँ, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं तुम बेखबर हो, उससे है देखो नए रास्ते। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो
जाएगा, प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। जैसे बातों बातों में प्यार हो जाएगा, वैसे ही अगर हम किसी जगह के बारे में बता दें तो उससे भी श्रोताओं को प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। भाई बात जब दक्षिण भारत की आती है तो चेन्नई का नाम जो दिमाग में सबसे पहले आता है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ के लोग दीपा बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। उनका अगर उनके पहनावे की बात करें हम, या उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति की बात करें, या उनके खान पान की बात करें ना, तो हर चीज में बहुत ही सादगी और सरलता दिखाई देती है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है वहाँ पर, बहुत सी जगह हैं यहाँ पर। ऊंची ऊंची इमारतों के लिए ये जो शहर है वो प्रसिद्ध है, और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है, यानी कि मेट्रो सिटी। और ये अपनी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूपों में बहुत लोकप्रिय है, खासकर पर्यटन स्थल है भी है, क्योंकि इसलिए शायद ये जो पर्यटक हैं या जो घूमने जाते हैं उनको आकर्षित करता है। बिल्कुल। तो भाई जब आकर्षित कर ही रहा है तो कहाँ कहाँ जाएं? तो सबसे पहले जो जगह जाया जा सकता है, मतलब लिस्ट तो बहुत सारी है, जगह हम बताते हैं कि वल्लुवर कोट्टम, आप यहाँ जरूर जाइएगा। ये एक ऐतिहासिक स्मारक है। ये स्मारक प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान के लिए बनाया गया था, जो एक महान विद्वान थे और एक संत भी थे। इसकी संरचना जो ये स्मारक है ना, इसकी संरचना का जो खास आकर्षण है वो एक रथ की आकृति है। एक बड़ा सा सभागार है और जिसमें कई लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। बिल्कुल। और एक ऐसी ही जगह है दीपा, दक्षिण चित्र। ये इस जगह की एक खास बात ये है तो ये संग्रहालय है, लेकिन यहाँ पर जो दक्षिण भारतीय संस्कृति है, जैसे हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि ये जो शहर है ये संस्कृति से परिपूर्ण है, आज भी लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने और संजो कर रखने के प्रयास किए जाते हैं, और लोक नृत्य, कठपुतली शो, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग सहित कई कार्यक्रम किए जाते हैं। और यहाँ की जो जीवन शैली है, वास्तुकला की झलक यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ भाई जो चेन्नई का बीच, ये कैसे भूल सकते हैं? जो वहाँ का जो समुद्री बीच है उसको कहते हैं मरीना बीच। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है और भारत का नंबर 1। तो सबसे अधिक भीड़ वाली जगहों में से ये एक है। और यहाँ स्ट्रीट फूड के स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ कि आप वहाँ के जो लोकल जो खाना है वहाँ का खास जो व्यंजन वहाँ बनते हैं, जैसे कि इडली और डोसा, ये तो सबको पता ही है, लेकिन उसके अलावा और जो वहाँ की खास व्यंजन है वो सब आपको वहाँ खाने में मिलेगा। और कई सारी मनोरंजन की गतिविधियां होती रहती, तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण चीज की अष्टलक्ष्मी मंदिर है वहाँ पे, और ये जो धार्मिक स्थल है ये देवी लक्ष्मी का मंदिर है। और इस मंदिर की जो खास बात ये है कि यहाँ पर देवी लक्ष्मी के 8 रूपों की मूर्तियां हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की साथ ही इसमें ओम के आकार के डिजाइन किया गया है। जब ये मंदिर बनाया गया था तो इसे ओम के आकार दिया गया था। तो ये खासियत है इसकी, ये खासियत है। इसलिए इस माता का नाम जो है, इस मंदिर का नाम माता अष्टलक्ष्मी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ भी जा सकते हैं। और इसके अलावा एक और उत्कृष्ट वास्तुकला की मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का, नाम है कपालेश्वर मंदिर, जो कि एक द्रविड़ शैली में बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पे उनका
राज्य था और स्थापत्य कला का बेजोड़ ये नमूना है। और ये मंदिर चेन्नई के प्राचीन मंदिरों में से एक है और यहाँ की मूर्तियां 7वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी। तो उस वक्त की वास्तुकला और उस वक्त के जो जीवन शैली कैसी थी और वो सारा इतिहास हमें इस मंदिर में देखने को मिल सकता है। और दीपा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या? जैसे कि हमारा बॉलीवुड है, वैसे ही साउथ जो है ये दूसरे बोल सकते हैं दूसरे नंबर का बड़ा फिल्म उद्योग केंद्र है। यहाँ पर भाई ये तो बहुत प्रसिद्ध है ना? बिल्कुल। साउथ और दक्षिण भारत की फिल्में कितनी उत्तर भारत के लोग भी पसंद करते हैं, देखते हैं। मतलब अब तो दक्षिण भारत और ऐसा कुछ रहा नहीं है, फिल्म सिटी यहाँ की भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, तो चलिए गीत सुन ले या पहले इस फिल्म सिटी को घूम लेते हैं, फिर हम एक गीत ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि एमजी फिल्म सिटी है जो कि साल 1994 में बनाई गई थी और ये बनाया गया था एमजी रामचंद्रन की याद में, जो कि केवल तमिल एक्टर ही नहीं थे, उस समय के सीएम भी थे वो। तो ये जो फिल्म सिटी है ये शूटिंग के लिए भी दी जाती है जी ना, तो यहाँ पर शूटिंग भी किए जा सकते हैं। और जो यहाँ के अगर एक्टर्स की बात करें तो सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, तो आर माधवन, ये जो यहाँ के जो सुपरस्टार्स हैं कह सकते हैं लोगों के दिलों में बसे हुए। हाँ, सिर्फ दक्षिण भारत नहीं, पूरे न सिर्फ भारत, विश्व में भी बहुत लोगों ने इन्हें पसंद करा, इनकी स्टाइल को अपनाया। और कितने लोग नहीं अपने अपने आजकल तो वीडियो बना करके डालते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब गीत सुन ले, चलिए। what you say. I don't know 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 what you say. तुम हो बुद्धू, तुम हो बुद्धू मान लो, you are handsome जान लो, तुम हो बुद्धू मान लो, you are handsome जान लो, सब बातों को छोड़ के आँखों को पहचान लो, आँखों ने आँखों से वादे यही किए, उसको
say, I don't know what you say, I don't know what you say, I don't know what you say, but I want to dance and play, but I want to dance and play. I want to play the game of love, I want you in the name of love, I want to play the game of love, I want you in the name of love. Hey, come here. Not here, there, up in the sky. Come with me, I want to fly. Don't stop, let the whole world know. Don't stop, let the whole world know. Come fast, don't be slow. Love is fire, life is slow. इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, गालिब ने कहा है इसीलिए उसका कसम लगे, उसका कसम लगे, जब बिछड़ के एक पल भी जिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए. I don't know what you say, I don't know what you say. We are made for each other, समझे? We are made for each other. हम्म तो भाई जिन लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी होगी एक दूजे के लिए उनके सामने वो दृश्य भी आ गया होगा और वो विजुअल भी आ गया होगा. बिल्कुल, और वो जो कमल हसन की जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो भी समझ में आ गई होगी. तो भाई ये हाँ. फिर हाँ कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि भाई अभी हम चेन्नई घूम रहे थे, तो आगे बढ़े. बिल्कुल वही, मैं तो जा ही रही थी आगे. ये हम पहुंच गए विवेकानंद हाउस. इसे आइस हाउस भी आइस हाउस के नाम से भी जाना जाता है. और इस घर में स्वामी विवेकानंद 6 सप्ताह के लिए रुके थे. ये चेन्नई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है. बिल्कुल. और ऐसी ही एक जगह है माल्यापुर. इस जगह को चेन्नई का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है. इसका इतिहास 1500 साल पुराना है. और इस जगह में आपको हजारों मंदिर, चर्च और मस्जिद देखने को मिलता है. क्या बात है. तो भाई बहुत सारे दिन, ये 2 या 3 दिन में तो लगता नहीं है कि ये जगह घूम पाएंगे. एक और जगह है, जैसे हमने दक्षिण चित्र संग्रहालय के बारे में बताया था ना, वैसे ही एक सरकारी संग्रहालय है यहाँ पर पूनम. ये 1851 में स्थापित हुआ था और देश का दूसरा सबसे पुराना संग्रहालय माना जाता है. और यहाँ पर मानव इतिहास और संस्कृति से जो संबंधित जितने भी प्रकार की कलाएं और कलाकृतियां हैं ना, उन्हें प्रदर्शित किया गया है. और इस संग्रहालय में प्राचीन कलाकृतियों का एक विस्तृत आपको मतलब बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा यहाँ पे. और यूरोप के बाहर दुनिया में रोमन प्राचीन वस्तुओं का सबसे बड़ा संग्रह भी है. अच्छा. यहाँ पुरातत्व और नृ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, मुद्रा शास्त्र, प्राणी शास्त्र और समकालीन कला के विभिन्न अवशेष भी देखने को मिलते हैं. वो भी वहाँ पे प्रदर्शनी में रखे हुए हैं. और चेन्नई में आप ये जगह जरूर घूम सकते हैं, क्योंकि इतना पुराना इतिहास और देश विदेश का इतिहास जब देखने को मिलता है, वहाँ की सारी वस्तुओं को देखने को मिलता है, तो उसका रोमांच कुछ अलग ही होता है. बिल्कुल सही बात. और ऐसे ही एक बहुत ही रोमांचक जगह है दीपा, वो है क्रोकोडाइल बैंक. क्रोकोडाइल बैंक. जी हाँ. और ये एशिया का सबसे पहला बोलना चाहिए मगरमच्छ जो होता है, क्रोकोडाइल संरक्षण केंद्र है. और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां वाले क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ मिलते हैं और बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलते तो हैं. परिवार में बच्चों को देखने में बहुत मजा आएगा कि इतने अलग अलग तरह के इतने सारे मगरमच्छ एक साथ. बच्चों के ढेर सारे सवाल होंगे, उनके जवाब भी देने होंगे. लेकिन ये तो जब जाएंगे तब किया जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. पार्थसारथी मंदिर, ये भी एक और लोकप्रिय मंदिर है जो शहर में के सबसे पुराने मंदिरों के रूप में इसको माना जाता है. और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है. और कहते हैं साल भर में हजारों भक्त यहाँ पर आते हैं. और मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में जो पल्लव राजवंश के शासकों में किया था इसका. अच्छा. और ये शहर में वास्तुकला के सबसे पुराने वास्तुकला में से एक इसको माना जाता है. और मंदिर में भगवान विष्णु के 5 अवतारों में नरसिम्हा, राम और
वरदराज, रंगनाथ और कृष्ण के सभी 5 अवतारों की मूर्तियां हैं। और ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का भी बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि वो उस वक्त की वास्तुकला कैसी होती थी, किस तरह का आर्किटेक्चर होता था। तो यहाँ पे भी घूमने जाया जा सकता है। और एक जगह ऐसी है दीपा की कोली हिल्स बोलते हैं या कोली मलाई बोला जाता है। ये नमक्कल जिले में स्थित है। ये एक पर्वत श्रृंखला है जिसे माउंटेन ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है और जो कि 4265 फीट की ऊंचाई पर है। और इस जो श्रृंखला है उसको बोलते हैं सुरमय पर्वत श्रृंखला, जो कि पूर्वी घाट में स्थित है और जिसे वीकेंड पे बिल्कुल घूमा जा सकता है क्योंकि बहुत चेन्नई के नज़दीक है। पहाड़ केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित यानी कि भगवान शिव का मंदिर है जिसे अर्पलेश्वर मंदिर कहा जाता है और जो कि काफ़ी धार्मिक महत्व रखता है। और चोटी तक सड़क मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है यानी कि यातायात के साधन उपलब्ध हैं। और इसकी और जो जाने वाली जो सड़कें होती हैं जैसे कि पर्वत है तो स्वाभाविक है कि घुमावदार होगी, रास्ता होगा तो उसका अलग मजा है। अब भाई देखो हमारी जितनी बहनें हैं ना, श्रोता बहनें, वो कहेंगी चेन्नई घुमा रहे हैं लेकिन आप साड़ियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो चेन्नई में साड़ियां बहुत अच्छी मिलती, सब जानती हैं ये। भाई बात साड़ियों की हो तो हमारी जितनी सखियां हैं ना बहुत जानकारी रखती। चेन्नई का एक मशहूर जो ये नल्ली चिन्ना स्वामी चट्टी जगह है, वहाँ पे ये जगह साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 100 साल पुराना सिल्क हाउस है जहाँ सिल्क की साड़ियाँ मिलती हैं। तो अगर आपको सिल्क की साड़ियाँ बहुत पसंद है या वैसे भी आप कलेक्शन के लिए भी बिल्कुल खरीद सकते हैं। और चेन्नई में तो कांजीवरम ये साड़ी भी इसके लिए तो बहुत प्रसिद्ध है। वहां गए और अगर कांजीवरम नहीं खरीदी तो ऐसा लगेगा क्या लिया। और कहा जाता है कि कांजीवरम साड़ी में सोने और चांदी के जो है वो कलाकारी की जाती है और उसके जो बॉर्डर होते हैं वो चौड़े बॉर्डर के होते हैं। ये पहचान है कांजीवरम साड़ी की। और एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है दीपा, कि यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रीट है, शॉपिंग स्ट्रीट है जो कि बहुत फेमस है। और ये कहना चाहिए हमारे भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे व्यस्त सड़क में से एक है, सड़कों में से एक है जहाँ पर हजारों पर्यटक आते हैं। क्या बात है। तो यहाँ पे शॉपिंग करना तो वो भी बनता है कि भाई यहाँ गए तो हमने यहाँ पे क्या क्या शॉपिंग की, ये भी बहुत जरूरी है। और बात चेन्नई की हो और साउथ इंडियन व्यंजनों की ना हो वो कैसे होगा। लेकिन मैं दीपा इसके पहले तुमको ये बता दूं कि यहाँ साड़ियाँ तो मिलती हैं, साथ में ज्वेलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। खासकर जो यहाँ के हीरे हैं कहा जाता है बहुत ही शुद्ध क्वालिटी के होते हैं और लोग बाहर से आकर वहाँ जाके परचेज करते हैं, खरीदते हैं जी। और रही बात खाने की, क्या बता रही थी तुम? भाई देखो चेन्नई और साउथ के व्यंजनों की बात हो तो इडली, डोसा, इस तरह की चीजें तो सभी पसंद करते हैं और खास होती हैं पुट्टू, भज्जी, परोटा, उत्तपम, है ना। और पायसम वहाँ इसे पायसम कहा जाता है साउथ में, लेकिन ये खीर जैसा ही होता है जी। मतलब वो चावल से ही बनता है ये, तो नाम बदल गया है लेकिन है तो खीर ही जी। और फिर इसके अलावा और क्या क्या वहाँ के? मुरकू है। मुरकू तो हम यहाँ भी खाते हैं लेकिन वहाँ स्पेशल मुरकू होता है जो बिल्कुल वहाँ का जो कहते हैं ना वही वाला स्वाद लिए होता है। और साथ ही इडियप्पम होता है। तो भाई मेरे मुंह में तो पानी आ गया ये सब सुन के। लेकिन भाई पूनम एक ब्रेक का वक्त भी हो गया। हाँ लेते। हाँ दीपा,
तो भाई मिठाइयाँ खा ली, घूम भी लिया ना। और ये जो दिवाली की छुट्टियां मनाई, लेकिन दिवाली में हमने क्या किया? भाई काम तो कुछ गलत भी हुए उस नहीं पे जोर डालना जरूरी है ना। हाँ, जैसे कि हमने बहुत से फटाके भी फोड़े, क्योंकि 2 साल बाद हमें मौका मिला, तो मुझे लगता है हमने काफी ज्यादा ही फटाके फोड़ लिए ना। जी बिल्कुल, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो नहीं मानते हैं। और अगर हम उन्हें समझाने भी जाते हैं तो आसपास कहीं देख लेते हैं, तो जिद करते हैं कि नहीं हमें फटाके तो चाहिए। हाँ, लेकिन दीपा, ये चीज़ें जो है हमारे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को कहना चाहिए कि प्रभावित कर रही हैं, और जिसका जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है, ओजोन जो परत है वो उसमें जो छिद्र हो रहे हैं, जी। कहीं ना कहीं कारण हम ही हैं। बिल्कुल। और देखो ना, दिवाली के समय बच्चे को हम कहीं कहीं देख रहे थे कि मास्क लगा लगा करके बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, तो वो इतना भी जरूरी नहीं है। उन्हें समझाना बेशक बहुत कठिन होता है, छोटे बच्चों को समझाना और एक उदाहरण देकर के या उनको एक लॉजिकल रीजन देना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन ये उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई इतनी ही चीजें फोड़ी जाएं या इतना ही बस किया जाए एक दिन के लिए, लेकिन छुट्टियां बहुत होती है तो वो मानते नहीं है। और फिर वो क्या करते हैं, खांसते भी हैं और एलर्जी भी हो जाती है, तो कई तरह के फिर वो बीमार भी पड़ जाते हैं। फिर हम ही परेशान होते रहते हैं कि बहुत फटाके फोड़ लिए, इतने तुम खांस लिए, और अब इसका हम जो अंजाम है वो देखने को आ रहा है। तो खैर ये तो हो गई बच्चों की बात दीपा, लेकिन हम बड़े भी कहीं ना कहीं इसके बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बड़ों से ही सीखते हैं ना। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि ठीक है, उत्सव तो है, त्योहार तो आया ही मनाने के लिए है, लेकिन अगर हम अपने पर्यावरण की बात करें या अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहते हैं, तो इन सब चीजों से कहना चाहिए कि अलग होके रहें। मतलब इन चीजों के बारे में खुद भी समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, ये जो हम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण या हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। बिल्कुल। और एक चीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट कि भाई आज अगर वाहन की हम बात करें तो हर घर में वाहन होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक घर में तो दो गाड़ियां होती हैं। हाँ, 2 से ज्यादा भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से चीजें अगर हम संभाल के करें, अगर हमको लगता है कि जरूरत हमारे पास कम है, हम पास ही अगर हमको जाना है तो हम पैदल जा सकते हैं, या साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। उसमें वर्जिश और कसरत भी हो जाएगी, और हम अपने वायु को भी संभाल के, या हमारी प्रकृति का भी हम संरक्षण कर रहे हैं, उसको भी संभाल के देख रहे हैं। और देखो ना, अगर हम जैसे ऑफिस जा रहे हैं, अगर लगता है कि हमारे आस पड़ोस के लोग सेम जगह में ही जा रहे हैं, तो हम साथ में एक ही गाड़ी में आ सकते हैं। जी, कारपूलिंग की तरह के तौर पे भी शेयर करके भी जाया जा सकता है। और ज्यादा से ज्यादा जो सार्वजनिक यातायात है, इसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है अगर हम कर सकें तो। बिल्कुल, क्योंकि वहां फिर हम ये निजी वाहन न चला करके अपने प्रकृति को फिर कहीं ना कहीं संभाल रहे हैं। घर की बात अगर करें हम, तो घर में एसी जैसे उपकरण है, तो इससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो अब तो सभी को शायद पता ही चल गया होगा कि ये इसका एमिशन होता है, और बहुत इसकी वजह से भी हमारी जो वायु है, आप देखो ना, एसी का जो डक्ट होता है, वो अगर कभी उसकी तरफ काम के लिए आपको किसी चीज, जो हम घर में जो कम काम आती चीजें, वो हम डक्ट एरिया में रख लेते हैं। वो जो डक्ट होता है, वहां देखा आपने कितनी गर्मी और कितनी गर्म हवा बाहर निकलती। बिल्कुल सही कहा तुमने। और ऐसे ही हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि पराबैंगनी किरणों से, यानी खतरनाक किरणें से ओजोन की परत हमें जो है हमें बचाता है, प्रदूषण उसको खराब कर रहा है। मतलब उनका ये कहना है कि जो ओजोन की जो परत है, उससे जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो वो ओजोन परत उससे बचाता है हमें, और जो कि प्रदूषण के कारण खराब हो रहा है। और ऐसे एक श्रोता और हैं जो लिख रहे हैं, वो लिखते हैं, वो ये लिख रहे हैं कि अगर हम स्वचालित वाहन चलाते हैं, तब हम ये नहीं सोचते कि इससे निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करता है। इससे निकली गैसें अम्लीय वर्षा के रूप में हम पर ही बरसेगी, वह हमारी मिट्टी तथा फसलों को खराब करेगी। यूरोपीय देशों की अधिकांश झीलें अम्लीय वर्षा के कारण मर चुकी हैं, उनमें ना तो मछली जिंदा बचती है, ना पेड़ पौधे। तो इस तरह से हमारे श्रोता ने चिंताएं बताई हैं। और एक और संदेश है, ये संदेश में हमारे साथी लिख रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है इसी सब बातों की वजह से, और जलवायु का चक्र भी देखो बदलने लगा। दिवाली के कुछ दिन पहले तक भी बारिश कहीं कहीं हमने देखी है ना, तो ये उसका एक उदाहरण हो गया। नदियां, झीलें और समुद्र इतने प्रदूषित हो गए कि वे मछलियों और
जो अलग-अलग जितने भी जीवन हैं, पानी के जो भी जीवन है वो अपनी शक्ति खोते जा रहे हैं। न इससे ध्रुव प्रदेश बचा है, न अंतरिक्ष, और अब चंद्रमा के बाद अन्य ग्रहों की निस्तब्धता भंग करने के लिए हम बहुत सारे कदम हम उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए विज्ञान बढ़ तो रहा है वो कह रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ में कहीं कहीं नुकसान भी करते जा रहे हैं। और परिवहन और फैक्ट्रियों के कारण जो धुएं, धूल और वायु प्रदूषण और शोर का कारण, वो तो जग जाहिर है कि कितना हो रहा है। बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात कही इन्होंने। देखो दीपा, कहीं ना कहीं हमको ही इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकारी जो योजनाएं हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन हम अपने भौतिक सुख सुविधाओं को थोड़ा अलग अगर रखते हैं ना, छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं, तो बहुत हद तक हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, गिफ्ट की बात करते हैं हम ना जी। जब कुछ खुशी का मौका होता है तो हम आपस में उपहार देते हैं, तोहफा देते हैं। तो क्यों ना हम अपने जो वातावरण है या प्रकृति को उपहार दें। जब हमारा जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो, तो एक पेड़ लगाएं ना, किया जा सकता है, किया जा सकता है। और वो कोई जरूरी नहीं है कि घर के पास में ही हो, हम कहीं जहाँ कई बार ये सुनने में आया है, लोग बोलते हैं घर के आसपास जगह ही नहीं है, हम तो लगाना चाहते हैं लेकिन जगह नहीं है, तो थोड़ा दूर भी जा सकते हैं, थोड़ा सा आगे चले जाइए, कहीं कोई गार्डन या कई सारे आजकल तो ऐसे संघ हो गए हैं, संगठन हो गए हैं जो कि पेड़ लगाने को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम उनके साथ जुड़ के भी ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और एक काम और कर सकते हैं, श्रोताओं को गीत सुना सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं।
अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है, अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है। बड़े वो मत छेड़ो, ऐसा तब होता है जब तेरे नैनों से मेरे नैन मिलते हैं, हो मिलते हैं। बाहों में कैसे ये फूल खिलते हैं, हो खिलते हैं। बागों में अगर ये सुंदर सुंदर फूल चाहिए तो हम सबकी ये जिम्मेदारी होती है अपने निजी तौर पे हम जो कर सकें प्रदूषण को रोकने के लिए। देखो ये इसलिए भी जरूरी है कि फेफड़ों की बीमारियां बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को भी एलर्जी होने लग गई है पूनम, आजकल अस्थमा होने लग गया है बहुत छोटे छोटे बच्चों को। तो बहुत जरूरी हो गया कि हम इस बात के लिए थोड़े जागरूक हो जाए, सजग हो जाए। भाई अगर फिर भी अगर इस तरह की कोई सांस से संबंधित कोई बीमारी है तो कार्बन फिल्टर मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ वो बहुत हद तक वो काम आता है अगर आप घर से बाहर जब भी निकलते हैं। फिर थोड़ा सा योगा प्राणायाम करें, थोड़ा पानी ज्यादा ले लें, विटामिन सी से भरपूर जो भी फल भोजन होते हैं वो हम अपने हर रोज दिनचर्या में इसका बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुलेठी का काढ़ा कहते हैं कि बहुत फायदा देता है जब भी आपको इस तरह की सांस से संबंधी एलर्जी होती है तो ये किया जा सकता है। तो बहुत से उपाय हैं जी ना कि जो किए जा सकते हैं, घरेलू भी किए जा सकते हैं और डॉक्टर से भी सलाह लेके आप कर सकते हैं। बिल्कुल ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाई जैसे कि हमने पहले ही बात की कि पेड़ लगाएं, तो पेड़ तो जरूर लगाएं ना। और जैसे मुझे कुछ चीजें याद भी आ रही हैं पुराने दिनों की दीपा, कि हम जब छोटे थे ना तो स्कूलों में ये एक होता भी था पर्यावरण दिवस जहां पर हम स्कूलों में पेड़ लगाया करते थे। बिल्कुल। और ये इस तरह की चीजें जो एक्टिविटी होती है ये फिर जो बच्चे के मन का जो कौतूहल होता है और जो उसके अंदर जो जितनी जिज्ञासाएं होती हैं वो कई सवाल जो उनके झड़ते हैं हम पर, तो वो चीज उनको कितनी बढ़ावा देती है कि क्यों हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत सी यादें भी हैं ना बचपन की। और ऐसी एक जो बात हम करने जा रहे हैं वो है कि जब हमारे पास फोन नहीं था भाई इसके बारे में देखो सोचना बहुत से लोग कहेंगे कि भाई बड़ा कठिन है, लेकिन एक वक्त था। बिल्कुल वक्त था और हमने वो वक्त गुजारा भी है जी। और बहुत अच्छे से गुजारा है कह सकते हैं। उस समय कितना समय बचता था ना, हमारे पास फोन नहीं था, हम आपस में बात कर सकते थे। भाई उठे और अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसी जगह है, जैसे पहले होता था ना कि कोई मिल में काम कर रहे हैं ऐसा, तो एक ही जगह पे जहाँ पे काम कर रहे होते फैक्ट्री या इस तरह की जगह पे, तो वहीं पीछे घर सबके बने होते थे। तो सब शाम को एक दूसरे को बुला लिया करते थे नीचे और कई तरह के खेल होते थे। गप मारो, चाहे खेलो, बैडमिंटन खेल रहे हैं या किसी कई तरह के खेल, छुपा छुपी, ये सब होती थी। ऐसे ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि भाई 1969 में हमारे घर फोन आया। तब कुछ विशेष नंबर नहीं हुआ करते थे। दूर संचार विभाग से डायरेक्टरी मिलती थी, उसमें डायल करने के लिए कुछ ही नंबर अग्निशमन पुलिस और बिजली विभाग का ही था। किसी भी डॉक्टर से, स्कूल से कांटेक्ट करना होता था तो टेलीफोन एक्सचेंज का नंबर डायल किया जाता था और उनसे कहा जाता था कि डॉक्टर स्कूल को नंबर लगाएं या एक्सचेंज विभागी उसे कनेक्ट करता था, तब बात होती थी। फिर धीरे धीरे 4 डिजिट का नंबर मिल गया और जिसे हम डायल करके बात कर सकते थे। तो ये वो अपना अनुभव बता रहे हैं। तो सोचो दीपा कि इस तरह की बातें हमको सुनने मिल रही हैं, यानी अनुभव की बात अगर हम करें तो जब फोन नहीं था तो जब हम डायरी लेके बैठते थे ना अपने दादी नानी के पास कि बताइए दादी कि ये खाने से क्या होता है, ये लगाएंगे तो बाल कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और त्योहार अगर है तो हमारे घर में कैसे मनाते हैं, तो क्या क्या पूजा की जाती है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था उस समय, फोन नहीं था। तो ये सब चीजों के लिए हम अपने बड़ों की तरफ ही मुख करते थे और उनसे जानते थे कि हमें बता दो, हम ये लिख के रख लेते थे। और वो जो
कॉपी या नोटबुक जो भी है वो इतनी कीमती हो जाती थी, बिल्कुल सहेज के अलमारी में रखते थे कि भाई इसमें सब सारी जानकारियां हैं। हाँ। घर के वो नहीं, अब वट वृक्ष भी बनते थे घर का पूरा, कि इस परिवार में दादा फिर परदादा फिर उनसे आगे उनसे पहले कौन था, वो सब भी लिखा जाता था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत सारी बातें, बड़े बड़े प्यारे प्यारे अनुभव। तो देखो हमारी एक सहेली लिख रही हैं कि सबसे बुरा हाल उन पत्नियों का था जिनके पिया उनको छोड़कर नौकरी के लिए कहीं और चले गए हैं। अब भाई कैसे खबर मिले, कोई खबर नहीं, यदि उनका कोई पत्र नहीं आया भी तो घर वालों के नाम आता था, तो पत्नी का कोई जिक्र नहीं होता तो वो नाराज हो जाती और गुस्सा होकर गांव के किसी देवर लगने वाले किसी लड़के से उनके लिखवाती पत्र और अपना सारा गुस्सा उस पत्र में डाल देती। और इस पत्र में एक वाक्य जरूर हुआ करता था, कम लिख रही हूँ ज्यादा समझना। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही। ये वही कहना कि चिट्ठियां, पत्र, लेटर, ये सारी चीजें जैसे गुम हो गई है। और इन चिट्ठियों में अगर जो भावनाएं थी हमारी ना, हम हूबहू उतार देते थे जैसा हम सोचते थे। क्योंकि अगर आज हम फोन में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ऐसा बोलेंगे तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पता है पहले कैसे होता था पूनम, कि हफ्ते हफ्ते का पूरा लिखते थे, सोमवार के दिन आज ये किया ये किया ये किया, और वो लिख करके फिर वो पन्ना संभाल लिया, फिर दूसरा लिखा, फिर ऐसे 8 दिन 10 दिन के पूरे हर दिन का जो हमने क्या किया वो लिख लिख करके संभाल के ऐसे मोटा गत्ता बना के उस पत्र को भेजते थे, ताकि हर दिन की क्या हमने 10 दिन में किया है या जब तक आप तक ये पत्र पहुंचेगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सामने वाले तक ये सारी बातें पता चलती थी। तो मतलब ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये मीठी मीठी जो बातें हैं, ये याद बन के रह गई है ना। बिल्कुल। तो पहले गीत सुनवा दें श्रोताओं को। बिल्कुल, और श्रोता क्यों, हम भी सुनेंगे भाई। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर।
सफर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम। कई सारे रोचक संदेश भेजे हमारे श्रोताओं ने। पूनम, तो ये कह रहे थे कि टेलीफोन तो हमारे घर नहीं था, लेकिन साल 74 से 2011 तक टेलीफोन घर में मैं काम जरूर करता था। मतलब टेलीफोन एक्सचेंज में मेरी जॉब थी। उस दौरान लाखों उपभोक्ताओं को टेलीफोन के तार से बातचीत के माध्यम से मैंने खुद ने जोड़ा, और वो दौर लैंडलाइन फोन का हुआ करता था। ज्यादातर मानव संचालित टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करते थे, उसी में मेरा ज्यादातर सेवा काल गुजरा। और बाद में ये लिख रहे हैं कि मोबाइल तो 20वीं सदी के अंत में आया, बाद में उसने अपना पैर इतना गहरा जमाया कि आज लैंडलाइन की भी संख्या बहुत कम हो गई है। और एक हमारे श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि वो पुराना अतीत आंखों के सामने चलचित्र के समान चल गया, जब डाकिये का इंतजार हुआ करता था और तब ज्यादातर खुशियां दुख की खबर टेलीग्राम तार से आया करती थी। बहुत बार तो उसके आने से दहशत ही हो जाती थी। ऐसा हुआ रहता था कि पहले यही होता था कि भाई तार क्यों आया है, टेलीग्राम क्यों आया है, कि कोई बुरी खबर तो नहीं है। और इसी तरह इन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं, और ये लिखा है कि मध्यम वर्गीय परिवार में फोन के बारे में कल्पना भी नहीं किया जा सकता था, वो दौर था। तो भाई बहुत सी बातें हो गई हैं, बहुत सी। देखो ना, लाइब्रेरी जाते थे उस वक्त, ये था कि भाई हर चीज की जानकारी के लिए हम लाइब्रेरी दौड़ते थे, क्योंकि ऐसे थोड़ी मिलते थे जानकारियां। नोट संभालते थे, वो भी वक्त ऐसा था, सारे नोट संभाल के रखते थे कि भाई क्या करें, कैसे संभाल के रखा जाए। बड़े जो भाई बहन है उनके सारी कॉपियां बुक संभाली जाती थी, क्योंकि हर चीज की जानकारी तुरंत थोड़ी मिलेगी। तो घर में बड़े भी बोलते थे संभाल के रख लो इसको, नहीं तो कहाँ भागोगे ऐन वक्त पे। तो ये वैसा वक्त था। शादी ब्याह में अड़ोस पड़ोस के लोग ही काम कर देते थे। कहीं इवेंट मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं था। इवेंट मैनेजमेंट बस अड़ोस पड़ोस और अपने आपस की रिश्तेदारों से ही हो जाता था। जाती थी। तो इस तरह की थी चीजें। तो चलो एक आखिरी गीत सुन लिया जाए। चलिए। सपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बहिया दूं मरो। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बहिया दूं मरो। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो वो भी
यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लूटे कोई मन का नगर, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। मेरे जी का मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे कारे ने, रोग मेरे जी का मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे कारे ने, ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यारी है सजनी हमारी है। कहाँ करूं मैं बिन उसके रह भी नहीं पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। तो दीपा, वक्त हो चला है श्रोताओं से विदा लेने का। तो आज इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली।